दोस्तों आज एक बहुत बड़ी बहस जो है वो हमारे देश में छिड़ चुकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या फिर गवर्नमेंट ऊपर है, राष्ट्रपति ऊपर है, गवर्नर ऊपर है? आखिरकार ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? ऊपर कोई नहीं है, ऊपर भगवान है। लेकिन ये सर्वोच्चता की जो कहानी है वो आज हमारे भारत के अंदर वापस से आ उठ खड़ी हुई है। और बात यह है कि राष्ट्रपति को क्या सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है? क्या गवर्नर के लिए या फिर राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित हो सकती है कि कितने लिमिट टाइम के अंदर उनको डिसीजन जो है वो लेने पड़ेंगे? क्या यह बात संभव है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं? हाल ही में तमिलनाडु की जो सरकार है एम स्टालिन के द्वारा कुछ विधेयक, कुछ बिल जो थे वो आर.एन. रवि जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं उनको प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने यह पूछा कि आखिरकार आपने बिलों पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार कर दिया और उनको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित क्यों कर दिया। साथ ही में तमिलनाडु की सरकार ने जब सवाल पूछा तो गवर्नर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर गवर्नर के पास में कोई भी बिल आता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने पारित किया है, पास किया है, उसको गवर्नर को 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर पास करना होगा। जबकि अगर आर्टिकल 201 का यूज अगर गवर्नर करते हैं जिसके तहत राष्ट्रपति को उस बिल के लिए सुरक्षित माना जाता है और राष्ट्रपति के पास में वो बिल जाता है तो राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर उस पर अपना निर्णय देंगे और 3 महीने के समय सीमा के अंदर ही वो अपने उस बिल को या तो पास कर देंगे या फिर वापस से गवर्नर को भेज देंगे। बात यह है कि क्या ये तमाम बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं? इसमें से कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं और कुछ बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याता माना जाता है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। लेकिन ये बात जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा कि एक बार एक काम करते हैं कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा इस पिक्चर को क्लियर करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने इस बात को आड़े हाथे लिया और हाल ही में कुल 14 सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। हम अभी उन 14 सवालों की जो है चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार वो 14 सवाल कौन कौन से हैं और आखिरकार द्रौपदी मुर्मू ने वो सवाल क्यों पूछे हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट उनका जवाब देगा। इस तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर अक्सर जो है कई बार ये टिप्पणियां की जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा, यानी कि लगभग कई बार जो है वो जैसे लेजिस्लेटिव होती है उसके ऊपर वो सवाल या निशान खड़ा करता है या फिर जो देश की व्यवस्थापिका है उसको एनकॉर्चमेंट, उसको ओवरराइड करने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई बार ये सवाल उठते हैं। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे हैं। उन सवाल की कुछ झलकियां जो है मैं आप लोग को दिखाता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए कि आखिरकार बात क्या है। पहले मैं आप लोग को एक बार जिसका बैकग्राउंड है वो समझा देता हूं कि आखिरकार ये कहानी जो है वो कहां से शुरू होती है। दोस्तों आप लोग को पता होगा तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के अंदर जो अभी सीएम है वो है एम.के. स्टालिन और वहां के जो गवर्नर है वो है आर.एन. रवि। तो आर.एन. रवि जो है उनके पास में एक बिल आता है और वो बिल जो है वो सीएम क्या करते हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से उसको पास करवाते हैं और फिर वो जाता है आर.एन. रवि के पास में। ऐसे कुल 12 जो बिल थे वो आर.एन. रवि जो कि वहां के गवर्नर है उनके पास में जाते हैं। यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो है आर्टिकल 200। लेकिन कोई भी राज्य का गवर्नर है उसके पास में यह भी पावर होती है कि वो आर्टिकल 201 का यूज करे और उस बिल को वो प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित कर दे, क्योंकि ऐसे बिल राष्ट्र महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए गवर्नर के पास में यह पावर होती है कि कोई भी राष्ट्र महत्व का, नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कोई बिल है तो वो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 201 के तहत सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें आर.एन. रवि ने जैसे ही 12 बिलों पर प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रखा, बीच में ही जो है सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट आकर अपना डिसीजन जो है वो ये देता है, मतलब एक निर्देश देता है कि अगर कोई भी बिल किसी भी गवर्नर के पास में आया है तो विद इन 1 महीने के अंदर अंदर वो इसको पारित करेंगे। दूसरा, अगर गवर्नर ने कोई बिल जो है प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रख दिया है तो वो उसको 3 महीने के अंदर अंदर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। बात यह है कि क्या यह बात संविधान में लिखी हुई है? देखिए जहां जहां मैंने रेड कलर से लिखा है वो बात संविधान के अंदर कहीं भी लिखी हुई नहीं है। केवल और केवल आर्टिकल 200 और 201 के अंदर जो बात लिखी हुई है वो मैंने आपको बताई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, खुद से ही जुडिशियल रिव्यू करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि आपको 1 महीने या फिर 3 महीने के अंदर इस बिल को पारित करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ये कहते हैं कि यार हमारे ऊपर ये बाउंडेशन कैसे लग सकती है, और इसी को लेकर आज
द्रौपदी मुर्मू ने कुल 14 सवाल जो है वो किससे पूछे हैं? सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं? देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले हमारे नेशनल केस के बारे में बताता हूं कि नेशनल लेवल पर क्या हुआ था। आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 याद होगा। 42 संविधान संशोधन के तहत अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार के अंदर कोई, यानी कि केंद्र सरकार के अंदर जो मंत्री परिषद है वो किसी भी बिल को पारित करती है, तो उस बिल को पारित करने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति जो संविधान संशोधन 42वां था उसके तहत उनको उस पर हस्ताक्षर करना ही था। मतलब वो बाध्य थे इस बात के लिए कि अगर केंद्रीय मंत्री परिषद ने किसी बिल को पास किया है तो फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो वो बंधे हुए थे इस चीज से। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और ये कहा कि अगर राष्ट्रपति के पास में कोई बिल आता है तो वो एक बार पुनः विचार हेतु उसको वापस से लौटा सकते हैं। मतलब एक बार पुनः विचार जो करने की शक्ति है वो वापस से जो है वो किसके पास में चली गई? राष्ट्रपति के पास में चली गई। और इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले जो है वो अब्दुल कलाम ने किया था। अब्दुल कलाम ने कई बार, एक बार ही नहीं कई बार इस शक्ति का प्रयोग वो कर चुके थे। बात यह है कि जब भी कोई बिल राष्ट्रपति के पास में आता है तो एक बार पुनः विचार के लिए वापस से लौटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास में ऐसी कोई भी जो है ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि वो फैसला लेने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? राज्यपाल किसी बिल को खारिज कर देते हैं, किसी बिल को एक्सेप्ट करते हैं, या राज्यपाल की तरफ से कोई भी मान लीजिए कि कोई आदेश पारित किया गया है तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा सकती है? ठीक है। तीसरा सवाल यह पूछा गया है कि क्या आर्टिकल 361, देखिए अनुच्छेद 361 जो कि स्पेशल राइट्स देता है, प्रिविलेजेस देता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को कि उनको पद के दौरान कोई भी उनको अरेस्ट नहीं कर सकता है, स्पेशल उनको ट्रीट जो है वो किया जाता है, तो आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरीके से रोक सकता है। चौथा सवाल यह पूछा गया है कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? तो देखिए, समय सीमा अदालत आखिरकार तय क्यों करेगी, इसको भी लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट से। पांचवा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? देखिए, कई बार हम लोग बात ये करते हैं कि राष्ट्रपति ने अगर कोई निर्णय लिया है, जैसे किसी भी कैदी की सजा को माफ कर दिया है, तो क्या उसके उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो ये बात जो है वो आज राष्ट्रपति किससे पूछ रही है? सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही है। साथ ही के अंदर क्या राष्ट्रपति के फैसले पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? जैसे राष्ट्रपति के पास में कोई बिल आता है और उस बिल को पारित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको पास कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, या फिर पॉकेट वीटो का भी यूज कर सकते हैं। जैसे 1986 के अंदर ज्ञानी जेल सिंह ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पॉकेट वीटो का यूज किया था। लेकिन बात यह है कि क्या कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? इस बात को लेकर सवाल जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? देखिए, जहां तक राय लेने की बात है, हम लोग एक आर्टिकल को पढ़ते हैं और वो है आर्टिकल 143। जब भी मैं इस आर्टिकल को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं आई लव यू के फॉर्म के अंदर, है ना। तो आई लव यू मैं इसको कहता हूं क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। तो राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सलाह देने के लिए बाध्य होता है। तो मतलब आज जो सलाह है या फिर जो भी एडवाइस मांगी जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, इससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह देने के लिए बाध्य होगा। साथ ही के अंदर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अब राय लेने के लिए बात कही है, तो राय जो है वो लेना अनिवार्य है क्या? मतलब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे कि भाई हम तुमसे पूछे क्या, हम कुछ भी कुछ करें, अपने क्षेत्राधिकार में कुछ भी करें तो तुमसे पूछकर करें क्या? अगर तुमसे पूछकर करेंगे तो फिर हमारी शक्तियां कहां रह जाएंगी? उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हर काम हम लोग तुमसे पूछ के करेंगे तो फिर तो हम लोग पपेट, कठपुतली बन जाएंगे। साथ ही के अंदर क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है क्या? मतलब बात यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने किसी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वो उस प्रोसेस के अंदर है, लेकिन इसी बीच क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत आकर बीच में इंटरप्शन कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 102 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकती है? देखिए, आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो अपनी एडवाइस जो है वहां पर इंसर्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैसलों को बदल दिया ही जाए। क्या राज्य विधानसभा के पारित किए कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि जब भी राज्य की विधानसभा से या फिर केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है या फिर संसद है वहां से कोई बिल पारित होता है
तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनता है, और यही आज पद की अहमियत और गरिमा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर अनुमति ना ही ली जाए तो क्या वो बिल पारित हो सकता है? ये सवाल जो है वो पूछा गया है। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना जरूरी है? संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो सुप्रीम कोर्ट जब जो है वो संविधान की व्याख्या करती है तो क्या उसमें 5 जज जो है उसमें बैठेंगे? ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या मौजूदा कानून से मेल न खाता हो? मतलब सीधी सीधी बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे निर्णय देगा जो संविधान के अंदर है ही नहीं, या संविधान को ओवरराइट वो करके कोई डिसीजन दे सकते हैं? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? मान लीजिए कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो क्या वो शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में है, या फिर किसी ट्राइब्यूनल या किसी और संस्था को भी वो विवाद सौंपा जा सकता है? ये पूछ रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट से। साथ ही के अंदर यह भी कहा गया है कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आर्टिकल 200 के अंदर राज्यपाल के पास में विकल्प होते हैं कि वो किसी भी बिल को पास कर सकते हैं, उसको वापस पुनः विचार हेतु लौटा सकते हैं, या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो आज जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे कि आप लोग बताइए क्या क्या विकल्प है, क्योंकि आपने ही वो समय सीमा जो है निर्धारित की थी कि राज्यपाल 1 महीने के अंदर ही बिल को पारित करेंगे, लेकिन ऐसा संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो तमिलनाडु से शुरू होती है कि तमिलनाडु के अंदर जब RN रवि ने बिलों को पारित करने से इनकार कर दिया और उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया, तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आता है और कहता है कि राज्यपाल को 1 महीने के अंदर और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर ही पारित करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर आज द्रौपदी मुर्मू जो है इन 14 सवालों को खड़ा कर रही है और पूछ रही है कि आप बता दीजिए, आप तो संविधान के व्याख्याता हैं। मतलब बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर जो है अपने आप को मानता है। तो राष्ट्रपति ये कहता है कि भाई ठीक बात है, आप जो है सर्वे सर्वा हैं, संविधान के व्याख्याता हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप अपनी भूमिका को समझिए। आप एक जांच सलाहकारी संस्था नहीं है, आपका काम संविधान को बनाना नहीं है, संविधान की जांच करना है। लोगों के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो लोग आपके पास में आएंगे और आपके पास में गुहार करेंगे, रिट लगाएंगे कि आप जो है इस पर निर्णय दें कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड 226, जिसके तहत अगर कोई भी रिट लगती है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। एक्चुअली में हमारे देश के अंदर जो सरकार चलती है उसके 3 सिस्टम काम करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम यह है कि वो कानून को बनाएगा और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कार्यपालिका करती है कि उस कानून को वो धरातल के ऊपर लागू करती है। तो कानून के बनाने के अंदर और कानून को लागू करने के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आने का अधिकार है रिट के तहत कि वो आएगा और इस सरकार को निर्देश देगा कि आप ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि तमिलनाडु के अंदर जो कुछ भी हुआ वहां पर कहीं पर भी ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा था। इसीलिए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भाई आज जो है वो आप हमारी भूमिका को स्पष्ट कर दीजिए कि हम लोग करें क्या आखिरकार। क्या आप हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन जो है वो लगाना चाहते हैं? 1950 से 2023 के बीच में करीब 1579 मामलों में आर्टिकल 142 के तहत फैसले सुनाए गए, जिसमें ज्यादातर सिविल केस थे। मतलब आर्टिकल 142 जिसको आज जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि भाई ये तो न्यूक्लियर मिसाइल है, इसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ 791 मामलों में किया है। इनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे सहारा सीबी का केस हुआ था सुब्रत रॉय का, हाईवे के किनारे शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी कि भाई हाईवे के किनारे आप शराब बिक्री नहीं करेंगे, खुद से संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अयोध्या राम मंदिर का मामला था, खुद से संज्ञान लिया था, आदेश दे दिया था कि 5 एकड़ जमीन जो है वो अयोध्या के अंदर ही दी जाए। शिवसेना महाराष्ट्र सरकार के अंदर विवाद हुआ था। साथ ही के अंदर दिल्ली बनाम LG का जो मामला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो मामला था, उसको लेकर विवाद को सुलझाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जो है पारित किया था। तो बात यह है कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका को धीरे धीरे बदल रहा है? क्या वो ये चाहता है कि कानून आज जो पास हो वो मेरी मर्जी से पास हो, विद इन टाइम लिमिट जो है वो पास हो? तो क्या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सही है? आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के तहत अब जो भी व्याख्या की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की एक नई बेंच गठित होगी और वो बेंच जो है वो इस 14 सवालों के जवाब देने वाली है। तो 14 क्वेश्चन जो है इनका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अकेला मुख्य न्यायाधीश नहीं दे सकता है। इसके लिए पूरी बेंच जो है वो बनानी पड़ेगी और उसके तहत इसकी व्याख्या की जाएगी, क्योंकि अपने आप में ही
ये जो 14 प्रश्न पूछे गए हैं ये संविधान की व्याख्या के तहत ही आ जाएंगे, इसीलिए बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से 14 प्रश्नों की व्याख्या करना जरूरी है। और जब कभी भी व्याख्या होगी तो हम आपके सामने वापस से उपस्थित होंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या व्याख्या की गई है। इसीलिए आज देश को जरूरत है कि हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, संविधान के अंदर जो कुछ भी लिमिटेशंस हैं या कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, उनको आज हमको दूर करने की जरूरत है, ताकि हम लोग विकास से विकसित देशों की श्रेणी के अंदर आ सके और ये जो डोमेस्टिक मामले हैं इनसे हम लोग बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सोच का विस्तार कर सके। आप लोगों का क्या मानना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में संविधान के लिए एक अल्टीमेट एक रास्ता बनता है, क्या वो राष्ट्रपति के अधिकारों को एनकॉर्च कर सकता है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद, जय भारत।